नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज 23 मार्च है और आज पूरा देश शहीद दिवस मना रहा है क्योंकि आज ही के दिन 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। दोस्तों, ऐसे वीर सपूतों को जो है मेरा सशक्त नमन है। दोस्तों, आज हम 23 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरेक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, इसका जो वीडियो का जो पीडीएफ है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला करंट अफेयर है, आरटीआई एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से प्रेरित है। दूसरा कथन है, सामान्यतः आरटीआई का जवाब 30 दिन के भीतर देना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी दोनों। दोनों कथन दोस्तों इसमें सही है। दोस्तों, चर्चा में आरटीआई एक्ट इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि जितने भी आरटीआई एक्ट संबंधित जो वेबसाइट्स हैं उसको आप अच्छे से उसको मतलब बना के रखिए। मतलब ऐसे कई सारे कोर्ट हैं और सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं जहाँ पे आरटीआई एक्ट संबंधित ऑनलाइन वेबसाइट नहीं बनी हुई है, तो लोगों को समस्या आती है। तो उसी संबंध में जो है एक पर्सन ने प्ली फाइल किया था कि मतलब मान लीजिए कोई भी ऐसा कोई एनआरआई है, अगर उनको फाइल करना है आरटीआई तो उनको फिजिकली आना पड़ता है वहाँ पे, तो ऐसे में उनको समस्या होती है। तो जैसे जो एक तरीके से उनके अधिकारों का हनन ही है क्योंकि भाई ये फंडामेंटल राइट हो गया है आपका आरटीआई एक्ट, ठीक है। तो उसी संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा उनको डायरेक्शन दिया होगा। दोस्तों, अगर हम आरटीआई एक्ट की बात करें तो सर्वप्रथम 15 जून 2005 को जो है यह पारित किया गया था और संपूर्णतः हम बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हो गया था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट के और थोड़ा सा इसमें डिटेल में देखते हैं तो जो आर्टिकल 19 दोस्तों जो राइट टू फ्रीडम है उसी के अंतर्गत जो है इसको लागू किया गया था। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जो है अपॉइंट किया जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वही जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो गैदर करते हैं और जिसको भी जो भी आरटीआई फाइल करता है उनको वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हैं। दोस्तों, उनको 30 दिन के भीतर उनको देना पड़ता है ऑफिसर। अगर आप आरटीआई फाइल करें तो आपको 30 दिन के अंदर उनको देना होगा और अगर कोई से विशेष परिस्थिति है तो उनको 48 आवर्स के अंदर जो है ये देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, ये वो हमारा आरटीआई एक्ट संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला करंट अफेयर है, एससीओ ने किस वर्ष को पर्यटन वर्ष ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी 2023। दोस्तों, अभी हाल ही में वाराणसी में एससीओ की पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ है, उसी में यह डिसीजन लिया गया है। दोस्तों, एससीओ का जो मेंबर जो चेयरमैनशिप है वह इस समय इंडिया के पास है, तो इसीलिए ऐसा किया गया है। और इसके पहले दोस्तों क्या हुआ था, इसके पहले जो है वाराणसी को पहला टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल जो है एससीओ का घोषित किया गया था, ठीक है। और दोस्तों, अगर हम और बात करते हैं एससीओ के बारे में तो 1996 में दोस्तों यह इस्टेब्लिश किया गया था एज अ संघाई 5 के नाम से। उसके बाद 2002 में 2001 में जो है जो उज्बेकिस्तान है वह इसमें ऐड हो गया था। उसके बाद से इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान हो गया। तो उसके बाद दोस्तों इसमें जो मेंबर की संख्या हो गई थी 8, ठीक है। और इसको हम पहले भी डिस्कस किए हैं कैसे उसको आपको याद रखना है। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, कौन सा राज्य इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2023 का प्रमुख राज्य भागीदार है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी मध्य प्रदेश। दोस्तों, अगर पीछे आपके बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही है तो उसको जो है आप अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों, हमारा इसका जो हमने देखा इसका जो सही उत्तर है वह है बी मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है या इंटरनेशनल मध्य प्रदेश जो है इसका प्रमुख भागीदार है। दोस्तों, जो कन्वेंशन है या दिल्ली में जो है अभी हाल ही में कंडक्ट की गई थी 19 मार्च से 21 मार्च के बीच में दोस्तों। और इसको ऑर्गेनाइज कौन किया था? दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज किए थे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और जो विदेश मंत्रालय है और जो इंडिया एसएमई फोरम है, या इन तीनों ने जो है संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। और उसको इसका हमने देखा जो प्रमुख भागीदार है वह मध्य प्रदेश राज्य है और इसका सहयोगी राज्य अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। दोस्तों, जो यह कन्वेंशन है यह मेनली क्यों किया गया है क्योंकि जो आपको स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उसको एक तरीके से कह सकते हैं उसमें नई नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को मतलब जैसे मतलब जो नए नए सेक्टर्स भी अगर उसमें आ रहे हैं तो उसमें कैसे उसको अडॉप्ट किया जाए और कैसे उनको एक ग्लोबल वैल्यू चेन में ऐड किया। तो ये सब मेनली इसमें इनका थीम है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए फिनलैंड, बी फ्रांस, सी दक्षिण कोरिया, डी जापान। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है
वह है ए फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड जो है छठवीं बार मतलब पिछले 6 वर्ष से यह शीर्ष पर है, ठीक है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 126 है, यहाँ पर 125 है, उसको करेक्ट कर दीजिएगा, 126 है। 137 देशों में जो है 126वीं रैंक इंडिया की है। और दोस्तों अगर हम बात करें जो और भी जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी रैंकिंग हमसे काफ़ी बेहतर है, मतलब इवन पाकिस्तान की भी, मतलब ये काफ़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा खुश है। तो अगर आप बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, तो जारी कौन करता है दोस्तों? ये जारी करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, UNSDSN, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कौन कौन से इनके पैरामीटर्स होते हैं, तो जीडीपी प्रति व्यक्ति, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और कम भ्रष्टाचार, तो ये सब इसके मेनली कह सकते हैं कि पैरामीटर्स होते हैं। और फिनलैंड देखा जैसे कि हमने वो है। और सबसे सबसे कम जो है अगर हम बात करते हैं हैप्पीनेस में, सबसे मतलब सबसे लोवेस्ट रैंकिंग किसकी है, तो वो अफगानिस्तान है, ठीक है दोस्तों। और अगला करंट अफेयर है, ये 2020 का पीछे का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह तत्व विद्यमान है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए क्लोरोफिल, बी कोलेजन, सी कैरोटीन, डी मायोग्लोबिन। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी मायोग्लोबिन। दोस्तों मायोग्लोबिन जो है यह होता क्या है, यह जो है जो हीमोग्लोबिन है उसी के प्रकार होता है, लेकिन उसमें अंतर काफ़ी होता है। देखिए हीमोग्लोबिन अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन मेनली जो है रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है दोस्तों। और मायोग्लोबिन दोस्तों यह मसल्स का जो टिश्यू होता है और हार्ट में मेनली यह पाया जाता है। और ऑक्सीजन को मतलब कैप्चर करने की जो एफिनिटी होती है यह इसमें ज़्यादा होती है बजाय हीमोग्लोबिन को। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हुआ आज से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।